मैंने इस रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। तो मैं बात ये कर रही थी कि अभी तक जो हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे ना ऑडिट से रिलेटेड, वो स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव था। फॉर एग्जांपल कि क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से बात की, फिर हमने टाइप्स ऑफ ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिट क्या जो ऑडिटर है उसके पर्सपेक्टिव से बात की, ऑडिट साइकिल को उसका देखा हमने, कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात की, फिर हमने इंटरनल ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से देखा, इंटरनल कंट्रोल्स की बात की। अभी तक हम ओवरऑल सारी जो एक्सटीरियर है ना ऑडिट का वो डिस्कस करते हैं। आज जो हमने बात करनी है वो हमने जो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क है ना उसकी बात करनी है कि जो ऑडिटर एक काम एक जॉब अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है, तो उसमें वो क्या ऐसी चीज़ है जिसको एज एन एविडेंस वो क्या क्या है बेसिकली। अगर वो कोई एरर आइडेंटिफाई करता है और तो उस क्या टेक्निक्स हैं कि उसको वो अप्लाई करेगा और अपना जो काम है वो एग्जीक्यूट करेगा। वो एविडेंस क्या चीज़ होती है ऑडिट में, और किस किस्म की टेक्निक्स हैं, किस किस्म के एरर्स हो सकते हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो कि जिस जो मतलब कहते हैं ना सब्जेक्ट मैटर जो ऑडिट का है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑडिट एविडेंस के बारे में कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है। देखो, जो भी एरर्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं या जो भी हमने पिछले जो टॉपिक में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑडिटर जो होता है एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, जब वो कोई एरर आइडेंटिफाई करता है तो वो ऑब्वियसली उसको आइडेंटिफाई करता है, उस वोचर को उसकी कॉपी करता है, उसको अपने पास सबूत के तौर पर महफूज रखता है। ये चेक करने के लिए कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या जो आपकी लेट्स सपोज अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहा है, या वो जो भी चीज़ जिस चीज़ का भी ऑडिट कर रहा है, वो मैनेजमेंट ऑडिट है, वो सर्विस क्वालिटी ऑडिट है, जिस किस्म भी डिपार्टमेंट का ऑडिट वो कर रहा है, उसका पर्पस उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसने इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि जो रिपोर्ट्स हैं जो उनको चेक कर रहा है या जो भी काम वो एग्जीक्यूट कर रहा है वो एक्यूरेट हो। ठीक है। अब होता ये है कि इस काम को इंश्योर करने के लिए कि कोई इसमें गलती ना हो, या जो रिपोर्ट या जो डॉक्यूमेंट्स वो चेक कर रहा है वो ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो और या जो उसकी उस सारे ऑडिट के बारे मतलब रिजल्ट में जो वो ओपिनियन देगा अपना, एक एक क्लियरेंस देगा। फॉर एग्जांपल जैसे ऑडिटर रिपोर्ट में होता है जिसमें वो ये बताता है कि ये जो ऑडिट मैंने किए हैं अकाउंट्स ये सारे ठीक हैं, तो उसमें कोई ऐसी मिस्टेक उससे ना हो जाए। तो वो जो भी चीज़ होती है जो जो भी वो एरर आइडेंटिफाई करता है या जो भी वो हाईलाइट करता है चीज़, उसके पास उसके एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसका उसके और एविडेंस उसके पास मौजूद होते हैं। तो इससे ये होता है कि एक तो उसकी जो फॉर एग्जांपल अगर वो एक बड़ा सैंपल उसने उठाया है ऑडिट ऑडिट में उसने डॉक्यूमेंट्स का जिसको ऑडिट करा है, तो कोई चीज़ उससे स्लिप नहीं होती, मतलब कोई चीज़ ऐसे स्किप नहीं होती उससे कि जो वो हाईलाइट करने से रह जाए। क्योंकि एक भी कोई एरर या कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन अगर वो मिस करता है जो उसने देखी उसकी आंख से गुजरी और उसने उसको नहीं रिकॉर्ड किया या उसका रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखा, तो उसमें फिर ये होता है कि उसकी जो ओपिनियन मेकिंग होती है उस वो डाउटफुल हो जाती है। तो इसलिए एक तो एक्स्ट्रा कॉशन की ज़रूरत होती है और दूसरी चीज़ ये है कि एविडेंस को साथ-साथ मेंटेन रखने की ज़रूरत होती है। तो वो एविडेंस को आइडेंटिफ़ाई करना कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे एक चेक में उसकी पोस्टिंग गलत नज़र आ रही है, या मुझे लग रहा है कि जो चेक है उसमें फिगर्स में और जो वर्ड्स हैं उनमें फ़र्क है, तो मैं उसकी ऑब्वियसली मैं वोचर ओरिजिनल तो नहीं उतार सकती वहाँ से, लेकिन मैं उसकी कॉपी अपने पास रख लूँगी जस्ट टू शो इन द फ्यूचर ऑर्गनाइज़ेशन को बताने के लिए कि ये जो प्रॉब्लम है वो आपके उसमें अकाउंट्स में एग्ज़िस्ट कर रहा है। आपके वाउचर्स में एग्ज़िस्ट कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ होती है। एविडेंस हर चीज़ का मौजूद होता है, लेना होता है उसको, क्योंकि अगर उसने अपना एक ट्रू और एक ऑथेंटिक जो अगर एनालिसिस और ओपिनियन अपना पेश करना है, ठीक है? तो ये बेसिक सी बात है, ये ऑडिट एविडेंस है कि वो किस तरह से कोई भी काम किसी भी जगह पे अगर आपको कोई एरर नज़र आता है, तो आप उसका एविडेंस मतलब एक सबूत के तौर पे उसको रखते हैं अपने पास, ताकि आपने जब फ्यूचर में उसको अपना ओपिनियन फॉर्म करना है या अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस बतानी है ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप वो दिखा सकते हैं। तो फिर जो है ये आपके लिए वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट होता है। फिर देख लेते हैं आगे, ये तो ऑडिट एविडेंस की बात है कि वो एविडेंस जो कि एक ऑडिटर प्रेजेंट करा होता है अपनी अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कि अगर मैंने एक चीज़ एक गलती एक क्रिटिसाइज किया है किसी को, तो मेरे पास जस्टिफिकेशन भी तो होनी चाहिए ना, ऐसे हवाई काम तो नहीं होता। तो आप जस्टिफिकेशन अपना जो सबूत पेश करते हैं, जो आपका वो वाउचर होता है जो आप दिखाते हैं और आप बताते हैं कि ये दिस वाज द मिस्टेक स्टॉक्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या जो भी डॉक्यूमेंट अंडरलाइंग जो डिपार्टमेंट है जिसको आप ऑडिट कर रहे हैं, तो वो आप अपना मेंटेन रखते हैं। ठीक है? ये ज़रूरी होता है एक कंक्लूजन फ़ॉर्म करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने ओपिनियन फ़ॉर्म करना है, आपने येस और नो में बताना है कि क्या ये कंपनी के अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं है। जैसे भी आप ओपिनियन फ़ॉर्म करना है, उसके लिए यही चीज़ें होंगी, इनको देखते हुए ही आप अपना ओपिनियन फ़ॉर्म करेंगे ना, तो इसलिए भी ऑडिट एविडेंस की जो है ज़रूरत
अपनी जगह है। फिर अब ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट जब आपने करना है, मतलब ऑडिट एविडेंस एविडेंस समझ रहे हैं आपके मैं कहना चाह रही हूँ? कोई कोई भी आप एरर रेज़ करते हैं, तो एरर आपने कहाँ से पकड़ा, उस सोर्स को आइडेंटिफ़ाई करना, उसकी कॉपी अपने पास रखना एज़ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो बहुत ज़रूरी होता है, उसको मैं ऑडिट एविडेंस बोल रही हूँ। क्योंकि उसकी बेसिस पे अगर वो जितने आपने एरर्स और उसके अगेंस्ट एविडेंस आपने कलेक्ट कर लिए, तो ऑब्वियसली एरर के अगेंस्ट ही करेंगे आप एविडेंस कलेक्ट। तो जितना आपने आपके पास रिकॉर्ड्स होगा उतना आप बेहतर पोजीशन फॉर्म करेंगे। जितना आपके पास आपने एरर्स कम आइडेंटिफाई किए होंगे तो आपको और एविडेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि कंपनी के रिकॉर्ड्स एक्यूरेट हैं। लेकिन जितने एरर्स और आपकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होंगी, तो उसमें जो है वो उसके लिए आपको ऑडिट एविडेंस चाहिए होगा। और जब ये ऑडिट का जो एविडेंस है, जो आपने एरर्स आइडेंटिफाई किए हैं, उनके ये जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप दिखाएँगे ऑर्गनाइज़ेशन को। तो अगर तो ऑर्गनाइज़ेशन आपको जस्टिफाई कर देती है, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन अगर जस्टिफाई नहीं हो पाता और ये कंट्रोवर्शियल होता है, मतलब ऑडिट कंपनी के पार्ट पे ये मिस्टेक्स हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें वो जो आपका ओपिनियन है वो उस इस हिसाब से बनेगा। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि ये ऑडिट सारे अकाउंट्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं और एक्यूरेट हैं सारे के सारे रिकॉर्ड्स। तो ऑडिट ओपिनियन जो फॉर्म होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस आप देखते हैं कि वो ऑडिट एविडेंस किस बेसिस पे फॉर्म होता है, जब आप एरर्स और सारी ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं, जिस सैंपल को आप उठा रहे हैं ऑडिट करने के लिए। ठीक है? तो ये सारी की सारी सिचुएशन है। इसमें आप अपने माइंड में रखें कि हर डिपार्टमेंट में जिस जिस तरह जैसे फॉर एग्जांपल अगर सर्विस क्वालिटी के डिपार्टमेंट में ऑडिट हो रहा है, तो वहाँ पे उस वहाँ के डॉक्यूमेंट्स की बात रूल यही अप्लाई होगा कि ऑडिट एविडेंस अगर वहाँ का ऑडिट हो रहा है तो वो उसने जो एविडेंस है उसने अपने पास रखना है एज अ प्रूफ। और अगर जिस भी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट की किसी ऑडिट हो रहा है, अगर आपकी फाइनेंशियल अकाउंट्स का ऑडिट हो रहा है या आपके स्टॉक का ऑडिट हो रहा है, तो आपने ये ऑडिट एविडेंस को आप मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है फॉर द ऑडिटर, फॉर द पर्पस ऑफ ओपिनियन मेकिंग। और एंड प्रूविंग की जो मैंने बात की है वो जस्टिफाइड भी है। यानी कि मैं कह दूं कि आपके तो चेक्स में प्रॉब्लम है, तो भाई किस चेक में प्रॉब्लम है, आपके पास उसका जो रिकॉर्ड है, जो आपने गलती आइडेंटिफाई की है वो आप दिखाएंगे, तो आपकी बात ज़्यादा जस्टिफाइड है ना। तो ये इसलिए ये ज़रूरी है। फिर 3 पॉइंट्स हैं, सफिशिएंसी, रिलेवेंस और रिलायबिलिटी। ये 3 पॉइंट्स कहता है कि अगर एक एविडेंस आपने एक कलेक्ट किया है और उसमें ये 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसका मतलब है कि दैट इज़ जस्टिफाइड, वो उसकी वर्थ ज़्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग है। अब वो ये क्या है, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये जो 3 मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, सफिशिएंसी, मैं आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊँगी। ये सफिशिएंसी है और इसके अलावा जो रेलेवेंस है और इसके अलावा जो रिलायबिलिटी है, ये 3 पॉइंट्स ऑडिट एविडेंस की वर्थ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हैं। अगर एक एविडेंस आपने जो कलेक्ट किया है, मतलब एविडेंस की बात समझ रही हैं मदिहा आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग? यस मैम। अब एविडेंस जो है यानी कि वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपने एरर हाइलाइट किया और उस एरर के लिए आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो था वो आपने अपने पास उसकी कॉपी रख ली। अब देखना ये है कि क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो रिलायबल है या क्या वो रेलेवेंट भी है। मतलब मैं करने ऑडिट मैनेजमेंट का ही हूँ और डॉक्यूमेंट वो कहीं और का है। और सफिशिएंसी उसमें है, क्या वो अ, उस पर्पज़ के लिए जिसके लिए मैं ऑडिट कर रही हूँ, या जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कैश का ऑडिट कर रही हूँ, तो अगर मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है, तो मैं किस तरह ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करूँगी, कौन-कौन से रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए होंगे। जैसे इधर एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है कि अगर आप डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन आप ऑडिट कर रहे हैं एसेट्स का, तो आप उस फिक्स्ड एसेट का अगर आप ऑडिट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कम डेप्रिसिएशन किस तरह से कंप्यूट हुई हुई है। डेप्रिसिएशन को अगर आपने उसके अकाउंट को ऑडिट करना है, उसके अकाउंट को चेक करना है, तो आप सबसे पहले तो ये एग्ज़ामिन करेंगे कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी कौन-सा डेप्रिसिएशन का मेथड फ़ॉलो करती है। फिर उसमें आप देखेंगे कि रेट्स कौन से लगे हैं। फिर उसमें आप देखेंगे कि पास्ट जो ईयर्स हैं, उनमें किस तरह का प्रोसीजर फ़ॉलो किया गया है। ऐसा तो नहीं है कि पिछले साल डिक्लाइनिंग मेथड था और इस साल स्ट्रेट लाइन मेथड है। कोई इसमें एम्बेज़लमेंट के चांसेस तो नहीं है। तो सफिशिएंट मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आपने गैदर करनी है, अपना ओपिनियन फ़ॉर्म करने के लिए। मतलब सिर्फ एक चीज़ को, एक डॉक्यूमेंट को लेके आपने उसको आपने हर एंगल से आइडेंटिफ़ाई करना है, उसको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करनी है। उसके बाद रेलेवेंस है। रेलेवेंस का पर्पज़ ये है कि जब ऑडिटर एविडेंस को कलेक्ट कर रहा है, तो वो ये देखे कि क्या ये इस एविडेंस की ज़रूरत भी है मुझे, कि मैं चेक डेप्रिसिएशन कर रही हूँ, तो मुझे और किसी जो अदर दैन ये जो जितनी बातें हमने डिस्कस की, अगर डिस्कशन जो है वो डेप्रिसिएशन के अकाउंट की हो रही है, तो वहाँ परचेज़ेज़ की का कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं मैं ऐड करी, क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है उस साइड से। तो ये चीज़ें भी देखनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो,
बैलेंस शोन बाय द कैश बुक में और मे नॉट बी द एक्चुअल बैलेंस हेल्ड बाय द कंपनी एट द बैंक। अब देखो, जो बैलेंस कंपनी, देखो बिज़नेसेस, आपको पता है अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी हो, तो बिज़नेसेस कैश बुक मेंटेन करते हैं और जो बैंक्स हैं वो पासबुक मेंटेन करते हैं। तो कैश बुक पे जो बैलेंस लिखा हुआ है वो बैलेंस शो करता है जो आपके कंपनी के अकाउंटेंट्स बता रहे हैं कि इस वक्त कंपनी के अकाउंट में इतना पैसा मौजूद है। तो अब जो रेलेवेंट चीज़ ये है कि एक ऑडिटर वो उसको तो चेक करेगा ही, उसको तो उसके वाउचर्स के साथ, उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ तो मैच करेगा ही, लेकिन वो ये भी देखेगा कि बैंक के साथ क्या रिकंसिलिएशन हुई भी है कैश बुक की। अच्छा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को भी चेक करेगा। अच्छा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को चेक किया, उसके डेट्स को मेंशन, मतलब जो भी थी वो उनको रिकंसाइल किया, उसके बाद वो बैंक से भी चेक करेगा। तो ये क्रॉस चेकिंग जो होती है, इस तरह से हर हर रेलेवेंट एस्पेक्ट को स्टडी किया जाता है और उन एस्पेक्ट्स को ही स्टडी किया जाता है जो आपके पर्टिकुलर उस पर्पस ऑफ ऑडिट जो एट द करंट पॉइंट ऑफ टाइम आप कर रहे हैं उससे वो रेलेवेंट भी हो। और एक दूसरे, अब देखो यहाँ पे जो 3 तरह से उसने और 3 डिफरेंट एंगल से उस बैलेंस को वेरीफाई करने की कोशिश की कि कैश बुक को तो उसने देखा, उसकी एंट्रीज़ को इंडिविजुअली भी देखा और वाउचर्स के साथ भी देखा, उसने उसको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ भी मैच किया और आपस में भी उनका कंपैरिज़न किया। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को भी देखा उसने। तो ये हर एक ही मुद्दा एक ही है कि उस वो चेक कर रहा है बैलेंस, लेकिन उसको वो डिफरेंट एस्पेक्ट से जितने रिलेवेंट पॉसिबल और हो सकते हैं सिनेरियोज़ उसने उसमें उसको स्टडी किया। तो ये 2 पर्सपेक्टिव से मैंने आपको रेलेवेंस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, ठीक है? उसके बाद देखिए रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ द एविडेंस, उस पे भी ऑडिटर को अटेंशन पे करनी होती है कि क्या जो मैं ऑडिट जो एविडेंस है कलेक्ट कर रहा हूँ, क्या वो रिलायबल भी है? मतलब एस अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन डज़न्ट लीड यू टू एनी कंक्लूजन। उसकी वजह देखो, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जिसकी मैंने स्टार्ट से बात की। जैसे मैंने आपको शुरू में अभी चेक की एग्ज़ाम्पल दी कि मुझे एक एरर आइडेंटिफाई हुआ कि यहाँ पे चेक का जो फिगर है इन नंबर्स और इन वर्ड्स में फ़र्क है। तो अगर मैं ये वर्बली सिर्फ़ जाके मैनेजर को बताऊँगी, तो उसकी वर्थ होगी, या जो मैं अगर चेक की कॉपी लेके जाऊँगी और उसको दिखाऊँगी जाके कि देखो ये गलती हुई हुई है। तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलते हैं ना, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की वर्थ ज़्यादा है। वो ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू द ओरल एविडेंस। ओरल यानी कि जो आप मुँह ज़ुबानी बात एक अगले बंदे को कहते हैं, उससे ज़्यादा है कि अगर आप उसको सबूत के साथ एक डॉक्यूमेंट दिखाएँ कि ये प्रॉब्लम है, इस जगह पे प्रॉब्लम हुई हुई है। और फिर दूसरी चीज़, एक और सिनेरियो ये है कि एविडेंस ओरिजिनेटेड बाय द ऑडिटर इज़ मोर रिलायबल देन एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स। उसकी क्या वजह हो सकती है कि एक एविडेंस जो आपको कैशियर प्रोवाइड कर रहा है, वो डाउटफुल हो सकता है। हो सकता है कि उसने उसमें कोई एम्बेज़लमेंट की हो, 1 ज़ीरो कम हो और उसने 1 ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया हो। हो सकता है उसने जो फ़ॉर्जरी उसमें की हो सकता है उसने उसमें जो साइन है वो खुद से किए हों। तो इसमें देयर आर चांसेस, क्योंकि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जिसको आप ऑडिट कर रहे होते हैं, अगर उसने कोई 2 नंबरी की है या उसमें कोई उसमें ऐसा कोई काम किया है जो कि आपके प्रोसीजर से हट के है, तो फिर वो उसको छुपाने की कोशिश करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एक कैशियर को एक डिपॉज़िट स्लिप भरना जो है वो याद नहीं रही, या उसने डिपॉज़िट स्लिप तो भर ली लेकिन उससे डिपॉज़िटर के सिग्नेचर लेना याद नहीं रहे, तो वो जो फ़ोर्ज्ड सिग्नेचर्स हैं वो खुद भी कर सकता है ना। क्योंकि उसको तो मतलब अगर वो खुद उसको ये पता चल जाए कि ये मेरे एरर्स ऑडिटर में आइडेंटिफाई, या उसने वो वाउचर्स निकाले हैं जिस दिन के, उसमें मेरी ये गलती थी, तो अगर वो एविडेंस प्रोवाइड करेगा तो वो आपको तो ठीक ही करके प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए ऑडिटर को रिलायबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पे को देखना चाहिए। जो एविडेंस हो उसमें भी अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो तो दैट इज़ मोर रिलायबल, और फिर जो ये देखना है कि इसको आपको ये जो एविडेंस है ये प्रोवाइड कौन कर रहा है। क्या आप खुद स्ट्रगल करके जा रहे हैं और ढूँढ रहे हैं वोचर्स में और देख रहे हैं हर चीज़ को उनको, और या फिर आपको कोई ला के दे रहा है, कोई प्रोवाइड कर रहा है चीज़ें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आईसीक्यूज़ की बात की थी, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर्स की। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर्स ऑडिटर जो एक्सटर्नल ऑडिटर के पर्सपेक्टिव में, वो खुद जाके सवाल पूछते हैं, और उसकी टीम मेंबर्स भी, उन्होंने क्वेश्चनेयर्स बनाए होते हैं। अगले कोई किसी चैप्टर में हम देखेंगे भी, आपको दिखाऊँगी वो कैसे होते हैं। तो वो खुद जाके सवाल-जवाब करते हैं, तो इंटरनल कंट्रोल्स का अंदाज़ा लगाते हैं। एक सिनेरियो ये होता है कि कंपनी आपको बता देती है कि ये हमारे इंटरनल कंट्रोल्स हैं जो फॉलो हो रहे हैं। तरीक़ेकार दोनों ठीक हैं, लेकिन जो कंट्रोल है वो जो जिसमें ऑडिटर ने खुद से सर्च की होती है और खुद से ऑब्ज़र्व किया होता है, उसमें ज़्यादा रिलायबिलिटी के चांसेस होते हैं, बिकॉज़ ऑडिटर जो है वो इम्पार्शियल होके चीज़ों को देख रहा होता है। लेकिन जो एम्प्लॉयी होता है, वो उसमें पार्शियलिटी का एलिमेंट ज़्यादा होता है। उसकी वजह क्या हो सकती है कि एक तो ऑर्गनाइज़ेशन की रेपुटेशन का सवाल होता है अगर एक्सटर्नल ऑडिटर इन्वॉल्व हो। इन द केस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, उसकी अपनी जॉब जो है, उसकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डाउटफुल हो जाती है कि एक कैशियर है, वो चेक गलत कैश कर रहा है, तो उसकी उसकी रेपुटेशन या उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउटफुल हो जाती है। तो ये
इस किस्म के सिनेरियोज होते हैं जब ऑडिटर एविडेंस कलेक्ट करता है, तो वो ये 3 एस्पेक्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो फीचर्स हैं, सफिशिएंसी, रिलेवेंस और रिलायबिलिटी, इनका वो ध्यान रखता है। और ये हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में इनको डिस्कस भी किया। तो अभी तक हमने ऑडिट एविडेंस की बात की कि वो क्या होता है, वो क्यों ज़रूरी होता है, और उसका उससे ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने का पर्पस क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या होता है ऑडिटर को। और अगर एक एविडेंस कलेक्ट कर ही रहा है उसकी इंपॉर्टेंस समझने के बाद ऑडिटर, तो उसमें उसने किस चीज़ के उस देखो, एक एविडेंस मैं दिखा रही हूँ कंपनी के पास लेके जाती हूँ कि ये देखें ये प्रॉब्लम है, तो अगर वो कोई उसको माने ही नहीं, उसकी उसकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल कर दें, तो फिर उसकी तो वर्थ खत्म हो जाती है ना। तो आपने पहले से मेक श्योर करना है कि जो मैं एविडेंस देख रही हूँ, वो मैं निकाल रही हूँ, वो सफिशिएंट हो, रेलेवेंट हो और रिलायबल हो। तो इससे ये होता है कि जब आप कोई पॉइंट हाईलाइट करते हैं तो उसमें वर्थ होती है, और वर्थ जो है वो और आपका जो ओपिनियन आपने उसकी बेसिस पे फॉर्म किया है, वो भी स्ट्रांग होता है और जस्टिफाइड होता है। तो ये सारी की सारी हमने ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड डिस्कशन की। आगे से जो अभी नेक्स्ट स्लाइड से जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ये रिलेटेड टू ऑडिट टेक्निक्स हैं। डिफरेंट टेक्निक्स एक ऑडिटर अप्लाई करता है अपना जो मटेरियल है, जो रिस्पेक्टिव जो ऑडिट है, जिस डिपार्टमेंट का वो कर रहा है, तो उसने वहाँ पर जो भी चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना है, उसके लिए वो डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करता है, जिसमें आपकी सबसे पहले आती है ये इंस्पेक्शन है, कंफर्मेशन है, रिकम्प्यूटेशन है, रिट्रैक्टिंग प्रोसीजर है, वाउचिंग है, इंक्वायरी है। इसको वन बाय वन डिस्कस भी करते हैं। देखो, कोरिलेशन विद अदर इन्फॉर्मेशन है, ऑब्जर्वेशन है, फ्लो चार्टिंग है। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, दे आर वेरी मतलब सिंपल एंड क्लियर हैं, लेकिन स्टिल इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन में क्या होता है, इंस्पेक्शन में आप फिजिकल जो फॉर एग्जांपल जैसे स्टॉक है ना, तो आप वेयर हाउस में जाके बाकायदा काउंट करते हैं कि जो स्टॉक रजिस्टर में जो आइटम्स लिखे हुए हैं, क्या वाकई वेयर हाउस में उतने आइटम्स मौजूद हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक विजिट है जो आप जाके करते हैं, वेयर हाउस का करते हैं। या अगर कैश है, बैंक में जा रहे हैं, तो आप कैश वॉल्ट में जाते हैं, जाके आप कैश बुक और क्या जो फिजिकल कैश पड़ी है वॉल्ट में, उसको आप काउंट कर लेते हैं। तो आप कहते हैं कि यह इंस्पेक्शन है। ठीक है, इसमें फिजिकल जो प्रेजेंस है, फिजिकल मैटर जो आइटम्स रिप्रेजेंट करें, उनको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच कर रहे होते हैं, तो इसको बोलते हैं कि इंस्पेक्शन है। ठीक है, तो ये इस काम को जब ऑडिटर जाता है, फॉर एग्जांपल अगर वो बैंक में जाता है और बैंक के कैश डिपार्टमेंट में जाता है, तो यहाँ पर उसकी जो मैनेजमेंट है बैंक की, उसमें से भी कोई सीनियर ऑफिशियल उसके साथ पार्टिसिपेट करता है, जो उसको जो उसके साथ होता है उस वक्त मौजूद होता है जब ये एग्जाम इंस्पेक्शन हो रही होती है। तो ये इसका बेसिक एग्जांपल है। इसमें आप स्टॉक की एग्जांपल ले लें, और बैंक की अगर केस है तो उसमें कैश वॉल्ट की एग्जांपल ले लें, कि जो जितना कैश आपने डे एंड पे क्लोज किया था कल, आज ओपनिंग टाइम में जब डे ओपन हो रहा है, तो उतना ही कैश जो है वो वॉल्ट में मौजूद होना चाहिए। तो ये आपकी इस एग्जांपल है इंस्पेक्शन की। फिर देखो, कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन का क्या मतलब है? कंफर्मेशन का मतलब होता है ऑब्टेनिंग वेरिफिकेशन ऑफ अ फैक्ट और बैलेंस और कंडीशन फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। कंफर्मेशन ये होती है कि आप किसी थर्ड पार्टी से चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब उन 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 पार्टी से आप चाहिए, या उन स्टेक होल्डर से आप इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं ऑफ द क्लाइंट, और यू जो आपको एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं, कि आप जो सप्लायर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं, उनसे आप जो है कंफर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे वॉचर्स ये बता रहे हैं कि जनवरी के महीने में इतने अमाउंट की परचेजेस इस सप्लायर से हुई हैं, तो एक तो चीज़ ये है कि मैं उसके साथ की जो परचेजेस हुई हैं उनकी रिसिप्ट देख लूँ। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि मैं जिस क्रेडिटर से या जिस सप्लायर से आप क्रेडिटर से आपने पैसे लिए हैं, या जिस सप्लायर से आपने वो सामान मंगाया है, मैं उसको फ़ोन करूँ, या उससे मैं ईमेल पे वेरिफिकेशन कंफर्मेशन कर लूँ कि क्या ये आपने चीज़ें भिजवाई हैं। ये भी एक तरीकाकार होता है। तो हमने इंस्पेक्शन को स्टडी किया, हमने कंफर्मेशन को स्टडी किया। यहाँ तक अभी हम ऑडिट एविडेंस भी पढ़ के आए हैं पीछे। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं, अदरवाइज फिर हम आगे चलें। नो मैम। अभी तक ठीक है, समझ में आ रही हैं चीज़ें? यस मैम मैम। कॉन्फ़र्मेशन यस दोबारा मैम। थोड़ा समझ में। कंफर्मेशन में मैंने ये बताया कि जैसे देखो, आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लेते हैं, मतलब कंफर्म करना है ना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अब जैसे अगर एक एग्जांपल मैं दूं, एक स्टूडेंट लेवल एग्जांपल देखो, कि जैसे मैं मुझे पता है कि आज 7 बजे हमारी क्लास है, और मदीहा और आप सब पूरी क्लास को भी पता है कि आज क्लास है। ठीक है, अब एज एन ऑडिट अगर मैं ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो क्लाइंट को भी पता है और ऑडिटर को भी पता है कि ये काम मुझे बता दिया गया कि भाई जनवरी के महीने में इतनी परचेजेज हो गई हैं, और मुझे मुझे वोचर भी प्रोवाइड कर दिया गया। वोचर यानी कि जो रसीद है वो भी प्रोवाइड कर दी गई, और मुझे जो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी उसकी एंट्री भी हुई हुई है। अब कंफर्मेशन के मुताबिक मैं क्या करूंगी, मैं
जो सप्लायर है ना, जिससे हमने ये परचेज़ की है, जिसने हमें ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं, हमने उससे उसी से परचेज़ किया है ना, तो परचेज़ की एंट्री की है। तो मैं उसको फ़ोन करके उससे सीबीसी कर लूँ। उससे या जैसे अगर बैंक की एग्ज़ाम्पल लो, तो बैंक में जो वो अगर एक कैशियर है और क्लाइंट आता है और क्लाइंट जो है किसी का चेक लेके आता है और 5 लाख से ऊपर है, तो तो जो कैशियर है उसको कॉल बैक करके कन्फर्म कर लेता है। कन्फर्मेशन होता है आप थर्ड पार्टी से उस कन्फर्म कर लें कि क्या ये ट्रांज़ैक्शन वाक़ई एग्ज़ीक्यूट हुई थी। ऐसा तो नहीं कि कोई ये फेक ट्रांज़ैक्शन परचेज़ेज़ की रिकॉर्ड की गई है, जस्ट टू शो अपना जो एक्सपेंस है बढ़ाने के लिए ताकि बाद में टैक्सेस कम देने पड़ें। तो ये सिनेरियो होता है कि आप थर्ड पार्टी से सप्लायर से एक चीज़ को कन्फर्म कर लेते हैं, वेरीफ़ाई कर लेते हैं कि क्या वाक़ई ऐसा हुआ था या जैसे हमने स्टॉक की एग्ज़ाम्पल भी दी जा सकती है। तो ये सप्लायर वाली एग्ज़ाम्पल मोस्ट सूटेबल है इस सिनेरियो में कि कंपनी ने शो किया है कि परचेज़ेज़ हुई फलाने मंथ में या इस हफ़्ते में बहुत ज़्यादा हमने सामान जो है वो इम्पोर्ट किया या सप्लाई किया, वो हमें किया गया या हमने क्रेडिट पे परचेज़ेज़ की। तो आप उस जो क्रेडिटर है उसको उससे कन्फर्मेशन ले लेते हैं। उससे एक जो है वो एक्नॉलेजमेंट ले लेते हैं कि या क्या ये वाक़ई ऐसी चीज़ हुई है या नहीं हुई। तो ये सिनेरियो है कन्फर्मेशन का। रिकम्प्यूटेशन पे चलें। यस मैडम मैम। रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी हमने पढ़ी थी एविडेंस से रिलेटेड जैसे ये जो टॉपिक है ना जो अभी आगे स्टार्ट किया है इंस्पेक्शन से रिलेटेड ये ऑडिट टेक्निक्स हैं। ये जो रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये रिलेट कर रहा है आपका ऑडिट एविडेंस के साथ। ऑडिट एविडेंस जब मैंने आपको बताया तो मैंने आपको बताया कि जब आप एविडेंस की तो बात समझ में आ गई कि वो क्यों ज़रूरी है, उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका पर्पज़ क्या है, ये सारी बातें तो एक तरफ। अब ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए। एक तो ये सबसे पहला जो था सफिशिएंसी का था, फिर रेलेवेंस का था और रिलायबिलिटी। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है एविडेंस का कि जो आप एविडेंस निकाल रहे हैं ना फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने एक कॉपी रखी है एज़ अ प्रूफ कि जो मैंने एरर फाइंड आउट किया था वो ये इस वाले वाउचर में एग्ज़िस्ट कर रहा था, इस डॉक्यूमेंट में ये एरर था। हो कंप्यूटेशनल एरर हो सकता है जैसे मैंने बताया चेक है फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें एरर हो सकता है। तो अब रिलायबिलिटी का पॉइंट ये कहता है कि जो जो मैं डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रही हूँ वो रिलायबल होना चाहिए। वो रिलायबल कैसे होगा? यानी कि रिलायबल उसकी क्रेडिबिलिटी कैसे बेहतर होगी? अब देखो जैसे ओरल एविडेंस है, मैं आपको मुँह ज़ुबानी ये बता दूँ कि आपके अकाउंट्स में प्रॉब्लम है और मैं आपको एक डॉक्यूमेंट निकाल के उसकी पिक्चर ये या उसकी फ़ोटोकॉपी मैं आपके साथ शेयर करूँ और मैं आपसे कहूँ कि फलाने दिन के फलाने वाउचर में ये प्रॉब्लम है। तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मोर रिलायबल होगा ना एज़ कम्पेयर टू द ओरल एविडेंस। तो ये अगर आप और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा रिलायबल है। फिर फिर आप देखेंगे कि एविडेंस जनरेट कहाँ से हुआ? इस एविडेंस को ओरिजिनेट किसने किया? अगर एक एविडेंस ओरिजिनेट कर रहा है कंपनी का अपना एम्प्लॉयी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कैश डिपार्टमेंट को ऑडिट कर रही हूँ, तो वो एविडेंस जो है यानी कि जो वाउचर है मुझे अगर तो प्रोवाइड कर रहा है कैशियर या मैं वाउचर खुद जाके निकाल रही हूँ, तो किसकी उस पे आप ज़्यादा रिलाय करेंगे? किसकी किस एस्पेक्ट की जो रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली ऑडिटर की खुद वाउचर्स को जो चेक करने की जो रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। उसकी वजह ये कि अगर मैं बता दूँ कैशियर को नॉर्मली ऐसा होता भी है बैंक्स में कि जब आप जाते हैं ना ऑडिटर्स आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे इस जनवरी के महीने में 4, 5 और 6 तारीख के वाउचर्स चाहिए। तो अगर तो वो कहते हैं कि हमें वो रूम दिखा दो वोचर रूम दिखा दो और वहाँ जाके वो खुद से सिलेक्ट करते हैं वोचर्स तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि आप कंपनी हमें प्रोवाइड कर दे वोचर्स और कैशियर खुद जाके पिक करके लेके आता है आपके लिए, तो फिर ऑब्वियसली वो एक दफ़ा उसको देख लेता है और अगर उसे लगता है कि कोई यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग है या कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा हुआ, तो उसमें वो खुद से लगा देता है। तो ये बात बताई गई है कि वो एविडेंस रिलायबल होते हैं कि जो ऑडिटर खुद से ओरिजिनेट करता है और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो एविडेंस ज़्यादा रिलायबल होते हैं जो डॉक्यूमेंट्री होते हैं। क्योंकि जो ओरल एविडेंस होते हैं, उनको फिर लेटर ऑन प्रूव करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। होते तो वो भी एविडेंस है, लेकिन जो रिलायबिलिटी है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की ज़्यादा होती है। समझ में आई? यस मैम। यस मैडम। ठीक है, तो अभी उसके बाद हमने स्टार्ट किया था ऑडिट की टेक्निक्स। यहाँ पे ऑडिट एविडेंस का जो पार्ट था, वो खत्म हुआ था और फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था ऑडिट टेक्निक्स क्या होती हैं। ऑडिट टेक्निक्स की जब मैंने आपको बात बताई थी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल इंस्पेक्शन था। इंस्पेक्शन को हमने डिस्कस किया। इंस्पेक्शन में फिजिकल आपका विजिट है फॉर एग्जांपल कि स्टॉक रूम जैसे वेयर हाउस है, स्टॉक रजिस्टर को आप ऑडिट करें तो आप जाके फिजिकली वेयर हाउस को भी देख लेते हैं कि क्या उसमें या वो स्टॉक पड़ा हुआ है जो आपके रजिस्टर में लिखा हुआ है, उसका जो बैलेंस है जो जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आपकी गुड्स हैं वो उतनी पड़ी हुई है जितनी आपने स्टॉक में लिखी हुई है कि स्टॉक में अवेलेबल है।
कंफर्मेशन में मैंने आपको बताया कि कोई थर्ड पार्टी से आप कंफर्मेशन ले लेते हैं, जैसे परचेजेस हैं इस महीने में, उन्होंने लिखा कि इस साल में फॉर एग्जांपल अगर ये इतनी परचेजेस की गई हैं, क्रेडिट परचेजेस की गई हैं, तो डॉक्यूमेंट्स तो वो आपको इनवॉइसेस तो प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियसली परचेज करेंगे तो उसके बदले वो इनवॉइस तो लेंगे, वो तो आपको दिखाएंगे। लेकिन आप एक एस्पेक्ट ये भी देख सकते हैं कि आप उसके जो सप्लायर है उससे भी एक दफ़ा रब्ता करके कंफर्म कर लें कि क्या ये वाकई क्रेडिट परचेजेस हुई थी। तो ये भी एलिमेंट होता है, ये भी एक टेक्निक है ऑडिट की। रिकम्प्यूटेशन है, देखो रिकम्प्यूटेशन का क्या मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है कि आप दोबारा से कंप्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हैं, या जैसे कोई वर्किंग ऐसी है जो आपने की जिसमें आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत है, आप उसको दोबारा करके देखें। फॉर एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है सिचुएशन कि आप ने फॉर एग्जांपल जैसे कुछ जो बैड डेट्स की प्रोविजन रखी हुई है, कंपनी ने रखी है कि 10% है, या इसके अलावा कोई भी मतलब जो कंप्यूटेशन रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंशियल अकाउंट्स को देख रहे हैं तो उसमें आप कंप्यूटेशन करके चेक कर सकते हैं, जो उन्होंने की हुई है कैलकुलेशन उसको आप दोबारा रीचेक कर सकते हैं दोबारा खुद से करके। तो ये भी एक टेक्निक है। एक तो चीज़ ये होती है ना कि आपने जैसे मैंने अभी परचेजेस का बताया कि परचेजेस जो है उन्होंने साथ में वाउचर के साथ या जो रसीदें हैं उनके साथ उसने उसको टैली कर लिया, उसको पता चल गया, या उसने जो स्टॉक था उसको जाके फिजिकली वेरीफाई कर लिया तो पता चल गया। एक तरीका ये होता है कि जो उसने कैलकुलेशन की हुई है कि इतना स्टॉक आया था, इतना इशू हो गया, इतना बच गया, ये जो कैलकुलेशन है इसको आप एक दफ़ा चेक कर लें, तो ये रिकम्प्यूटेशन है। फिर उसके बाद देखो ये रिट्रैक्टिंग प्रोसीजर ये होता है कि आप जो एक एंट्री है ना उसका सोर्स तक आप उसको लेके जाएं कि ये कहाँ से ये स्टार्ट हुई थी, और एंड टू एंड मतलब एंड से एक एंट्री स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रायल बैलेंस में एक एंट्री है, उसको आप उसके ओरिजिन तक लेके जाएं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी। फॉर एग्जांपल इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है, जैसे देखो कैश की एक एंट्री, फॉर एग्जांपल आपके ने कोई परचेजेस किए हैं तो उसकी सोर्स एंट्री क्या होगी, उसका लेजर कैश में भी उसकी एंट्री होगी, उसकी एक एंट्री परचेजेस के लेजर में भी होनी चाहिए। फिर अगर मैं उसको ट्रायल बैलेंस से रिवर्स चेक करूँ तो ट्रायल बैलेंस है, या बैलेंस शीट से इवन देखो, बैलेंस शीट से पहले ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस से पहले लेजर्स हैं, लेजर से पहले जनरल है। तो आप उसका जो फ्रॉम द बुक्स जो आपके सामने अवेलेबल है, फाइनल जो स्टेटमेंट्स आपके पास अवेलेबल है वहाँ से लेकर आप उसका पूरा रिकॉर्ड चेक करते हैं कि इससे पीछे इसका स्टेप जो था वो ट्रायल बैलेंस का, उससे पीछे पिछला स्टेप लेजर का, उससे पिछला स्टेप जर्नल एंट्री का, पूरा एक उसका जो पाथवे है आप चेक करते हैं। तो इसको बोलते हैं कि ये आप उसकी रिट्रैक्टिंग प्रोसीजर है। आप उसकी बेसिकली लेजर से लेकर उसके ओरिजिन तक उसकी जो एंट्री है, जो आपको जो जो इन्फॉर्मेशन है सारी आप देखते हैं। उसकी वजह ये होती है आप देखते हैं कि क्या इंटरनल कंट्रोल्स एक्सरसाइज हो रहे हैं, क्या जो बुक कीपिंग सिस्टम है वो रिलायबिलिटी के साथ जो एफिशिएंटली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि बुक कीपिंग प्रोसीजर तो ये है ना, फ्रॉम द जर्नल एंट्री टू द फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है। मैम तो ये सारी की सारी इसमें स्टोरी है जी। जी जी बताएं। मैम लास्ट पॉइंट दोबारा समझा दें। ये जो रिट्रैक्टिंग हमने पढ़ा है या इससे पहले वाला? सॉरी मुझे बताएंगे आप, ये रिट्रैक्टिंग प्रोसीजर वाला पॉइंट है या उससे पहले वाला? यस मैम, यस मैम। ये जो रिट्रैक्टिंग प्रोसीजर है ना, मैं देखो इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। रिट्रैक्टिंग प्रोसीजर में एक ट्रांजैक्शन है ना, फॉर एग्जांपल आपको बैलेंस शीट में जो शो हो रहा है करंट एसेट, ठीक है। कंप्यूटेशन मैम। अच्छा रिकम्प्यूटेशन, ओके। रिकम्प्यूटेशन से मुराद ये है कि देखो कंप्यूटेशन को दोबारा से करना। फॉर एग्जांपल जैसे आपने डेप्रिसिएशन की अमाउंट लिखी, फाइनल अपने जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को लेट्स सपोज आपने इनकम स्टेटमेंट में लिखा, और आपने जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको आपने बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, तो फाइनल फिगर लिखी हुई है ना, ज़ाहिर है वो फाइनल फिगर जो है वो कंपनी ने अगर लिखी है स्टेटमेंट पे तो कोई ना कोई तो उसकी कंप्यूटेशन हुई होगी ना। तो उसके बाद प्रॉपर जो उसकी एंट्रीज हैं वो होने के बाद उसकी कैलकुलेशन जो कंपनी फॉलो करी है एज पर पॉलिसी, अपना मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करिए या डिक्लाइनिंग मेथड फॉलो करिए, जो भी वो ट्रीटमेंट फॉलो करिए, कंप्यूटेशन तो कंपनी ने की होगी, तो फाइनल कोई एक फिगर लिखी है ना उसने उस साल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अगेंस्ट या कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट। तो रिकम्प्यूटेशन का जो टेक्निक है वो ये कहती है कि आप वो कंप्यूटेशन दोबारा खुद से कर ले ऑडिटर, जस्ट टू वेरीफाई कि जो ये कंप्यूटेशन की गई है ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये इस पॉइंट का यानी कि दोबारा से कंप्यूट ऑडिटर अपनी रीचेकिंग पर्पस के लिए दोबारा खुद कंप्यूटेशन कर लेता है जो कंप्यूटेशन कंपनी की तरफ से हुई हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे स्टॉक में आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा, ओपनिंग स्टॉक में फिर जो भी आपने इशू किए स्टॉक में से गुड्स आपने इशू की,
रिटेलर्स को, लेट्स सपोज, तो आपने सारी इशू करते रहे और एंड में आप उसने बैलेंस जो है वो करके लिख दिया जो भी डे का बैलेंस था। तो अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर एक दफ़ा खुद से कंप्यूटेशन कर लेगा, खुद से कैलकुलेशन करके देख लेगा कि क्या इसने जो इन आउट किया है उसके बाद जो रिमेनिंग क्लोजिंग बैलेंस है वो ठीक है, इसने कैलकुलेट किया, क्या इसने कोई कैलकुलेशन में गलती तो नहीं की। तो ये बेसिकली रीचेकिंग है, रिकैलकुलेशन है बेसिकली ये। ठीक है, ओके समझ में मैम। आई? और ये रीट्रैकिंग जी मैम। प्रोसीजर भी मैंने आपको बताया कि सारा फ्रॉम द वेरी जो फेस वैल्यू पे आपको एक फिगर शो हो रही है उसका पूरा ये पाथवे, पूरा एक ट्रैक वो चेक करता है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे अगर मैं किताब की एग्जांपल देखूं तो अब देखें, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है और मैंने आपको बताया कि बैंक की पासबुक होती है और एक कैश बुक होती है। अगर वो ये रिकंसिलिएशन कर रहा है तो वो या बैंक ये बैलेंस को चेक कर रहा है तो वो देखेगा कि एक एंट्री जो है वो कैश बुक में भी हुई हुई है। अगर कैश बुक में एक एंट्री 45,000 की हुई है, लेट्स सपोज, या 50,000 की हुई है, तो क्या उसकी सपोर्टिंग एंट्री मौजूद है। अच्छा, अगर उसकी एंट्री मौजूद है तो फिर वो देखेगा उसके साथ वाउचर लगा हुआ है। अगर वाउचर लगा हुआ है तो फिर वो देखेगा कि क्या वो जो ड्यूअल उसके साथ अथॉरिटी है उसने ऑथराइज किया हुआ है। अच्छा, अगर ऑथराइज भी हुआ है तो फिर वो देखेगा इसके साथ चेक कौन सा लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगा, वहाँ पर जाके देखेगा कि क्या उधर भी उसकी एंट्री मौजूद है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस पूरा का पूरा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अगर एंट्री की बात करें जैसे मैंने बैलेंस शीट की वाली एग्जांपल दी, तो जो एंट्री वहाँ पे फाइनल अगर लिखी हुई है तो उसके पीछे जो ट्रायल बैलेंस है, उसके पीछे जो लेजर है, उसके पीछे जो जर्नल एंट्री है, पूरा का पूरा ट्रैक उसका रिकॉर्ड वो करता है और उसको एक दफ़ा वो देखता है। इससे एक चीज़ तो ये पता चल जाती है कि क्या प्रॉपर बुक कीपिंग प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं, और अगर फॉलो हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंट्रोल्स मौजूद हैं। तो ये इसका पर्पस होता है। रिट्रैक्टिंग प्रोसीजर भी एक टेक्निक होती है जस्ट यू इंश्योर कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंट्रोल्स एक्सरसाइज कर रही है और जो जनरल बुक कीपिंग प्रोसीजर्स हैं, जो बेसिक सिस्टम्स हैं, वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये बेसिकली बात है। इससे उसको इंसाइट मिल मैम जाती है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जी बताइए। मैम अगर इसमें मतलब कि जिस तरह आपने बताया कि जनरल लेजर और रिमेनिंग अकाउंट्स में देखते हैं, अगर दूसरे मतलब जिस तरह 45,000 सी वहाँ में एक में एंट्री हुई, दूसरे में नहीं हुई, तो अगर मिसिंग है तो हम्म फिर क्या होता है? तो फिर ये दिस इज द एरर। फिर तो मतलब ये जो एरर है ना बेसिकली ये आइडेंटिफाई होता है। अब जहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट हुई कि ये एंट्री है, इसका जो ये इस टेक्निक को अप्लाई करने का पर्पस ही ये है कि आपको कोई भी लूप होल हो तो वो नजर है। अब अगर नहीं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट एंट्री या क्रेडिट एंट्री नहीं हुई हुई तो फिर वो इशू है। फिर वो उसको जो जहाँ जहाँ उन्होंने देखा है जो जो इसके रेलिवेंट मतलब एंट्री पॉइंट हो सकते हैं जो जो उससे रिलेवेंट है, उनकी वो कॉपी करता है और कॉपी करके अपने पास महफूज कर लेता है और उसको अपनी ऑब्जर्वेशन में नोट कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसकी किसी टीम मेंबर ने, जैसे लेट्स सपोज मैं किसी ऑडिटर की टीम में हूँ, तो अगर इंटरनल के केस में तो आप जो रिपोर्ट बनाते हैं तो आप उसको डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे मैं काम कर रही हूँ और मेरी टीम मेंबर ने जो है वो उसके उसके जो डे के वोचर थे उसमें ये चीज़ हाईलाइट हुई, तो वो क्या करेगी, सबसे पहले तो अपनी इस उसकी कॉपी करेगी सारे रेलेवेंट वोचर्स की जहाँ उसने चीज़ें देखी और जहाँ वो एंट्री होनी चाहिए थी और नहीं थी, उसकी उसने की कॉपी। अच्छा, कॉपी करने के बाद उसको रखा अपनी करंट फाइल में रखा और जो उसकी ऑडिट नोटबुक थी उसमें उसने नोट किया उसको और उसने उसको महफूज कर लिया और रिपोर्ट कर दिया अपने एक्सटर्नल ऑडिटर को। अब ये सारी चीज़ें नोटिंग होती जा रही है। अब ये जब सारे के सारे वोचर जितनी उनका टारगेट था वो कर लेंगे तो फिर एक कंसोलिडेटेड ऑडिट की रिपोर्ट बनेगी और वो फिर जो है वो शेयर हो जाएगी आपकी कंपनी के साथ। और उसके बाद जो है वो ऑडिटर अपना ओपिनियन दे देगा कि वो कंपनीज के जो अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं। नॉर्मली ऐसे होता है क्योंकि देखो जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है उसको भी तो अपॉइंट ही किया जा रहा होता है ना एज अ कंपनी के हमारी कंपनी को ये ऑडिट करेंगे एक्सटर्नल ऑडिटर। और उससे भी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करती हैं उनका अपना इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी होता है। तो ये जो इस किस्म की एक्टिविटी जो हम ऑडिट टेक्निक्स डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी की सारी फिल्टर चीज़ें हो जाती हैं इंटरनल ऑडिट लेवल पे ही। तो ये इस बात की नौबत नहीं आती कि किसी कंपनी की कभी कोई ऐसी स्टेटमेंट हुई हो जिसमें ऑडिटर ने ये कहा हो कि ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यही दिखेगा कि जितनी भी कंपनीज हैं उनकी जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं उसमें ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है वो यही होती है कि कंपनीज के जो अकाउंट्स हैं हमने अपनी जितने भी हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए थे हमने उनको अच्छी तरह वेरीफाई किया, वाउच किया और हमारे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इस कंपनी के अकाउंट्स ठीक है। लेकिन जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई ऐसा लूप होल आइडेंटिफाई होता है तो फिर वो उसकी एक तो कॉपी मेंटेन रखते हैं अपने पास, ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करते हैं और सारी की सारी जब कलेक्टिवली वो अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेते हैं तो एक रिपोर्ट बना के वो उनकी अपनी मैनेजमेंट के साथ शेयर कर लेते हैं।
और जब हमने इसकी हायरार्की पढ़ी थी तो मैंने आपको ये बताया था कि जो ऑडिटर होता है वो सीईओ को, जो टॉप मैनेजमेंट है, उसको जो है वो जवाबदेह होता है, ताकि वो, इसका पर्पज़ ये होता है कि वो इन्फ्लुएंस ना हो मैनेजमेंट से, और जो आपके हैं शेयर होल्डर से तो खैर नहीं, मैनेजमेंट से वो इन्फ्लुएंस ना हो जाए। तो ये सारा का सारा सिनेरियो है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। चीज़ क्लियर हुई? चीज़ें समझ में आ रही हैं? यस Yes, मैम। ठीक है। अच्छा, अब देखो जी मैम। ये वाउचिंग है, वाउचिंग का जो पॉइंट है इसको देख लेते हैं। वाउचिंग का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या वो ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपकी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करें। जैसे मैंने अगर कोई एंट्री की, परचेजेस की एंट्री की, तो परचेजेस की एंट्री मैंने लिखा कि मैंने एक इतनी परचेजेस की अगेंस्ट दिस कैश अमाउंट, तो उसकी कोई ना कोई रसीद तो होगी ना। तो वो जो रसीदें हैं ना सारी की सारी, उनकी जो एग्जामिनेशन है और उनको उनका जो एनालिसिस और चेक एंड बैलेंस है, उसको हम कहते हैं कि ये वाउचिंग है। और ये बेसिकली ये सारा का सारा इसमें सिनेरियो है। ये देखा जाता है कि क्या ये प्रॉपर्ली जो है, ऐसा तो नहीं है कि आउटडेटेड रिसीट, कोई 2 नंबर रिसीट तो नहीं बनाई हुई। फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज़ परचेज़ ही नहीं की और मैंने उसकी रिसीट लगाई हुई है, या मैंने कोई ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टॉक से कोई आइटम निकलवाया या मैंने उसको रिलीज़ कराया है, तो क्या वो जो रसीद है उसकी वो ओरिजिनल है, वो फेक तो नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाती हैं इसमें वाउचिंग में, कि जो जो रिस्पेक्टिव रसीदें हैं, जो भी आपने परचेजेस की हैं, या जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जो भी, या जो भी फॉर एग्जांपल अगर बैंक ऑडिट की बात की जाए, तो जो भी आप ट्रांजैक्शन ले रहे हैं या डिपॉजिट ले रहे हैं, उसके साथ रसीद है, उसको रसीदों को देखा जाता है कि क्या जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, उसका अकाउंट नंबर, उसका सीएनआईसी नंबर, उसकी जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, क्या आपने वो प्रॉपर ली हैं, क्या शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो लेनी चाहिए थी आपने, वो आपने ली है। तो बेसिकली ये एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को आप कह रहे हैं, या सपोर्ट जो आपकी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करते हैं, करने के लिए आप लेते हैं, वो देखे जाते हैं इसमें वाउचिंग में, कि वो ठीक सिरे से लिए आपने लिए हैं या आपने नहीं लिए, उसमें कोई एरर तो नहीं है। जो बार-बार मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि आप, मैंने चेक लिया एज़ अ कैशियर, मैंने विथड्रॉल के लिए पैसे मुझसे कस्टमर विथड्रॉ करने आया, मैंने उससे चेक लिया, उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट की, लेकिन पता चला जो मैंने चेक लिया है उसमें पेमेंट्स, उसमें अमाउंट्स में और नंबर में और फिगर में फ़र्क है। तो ये इस किस्म के जो एरर्स होते हैं ना, ये वाउचिंग में आपको नज़र आते हैं। जब अरिथमेटिकल एरर्स होते हैं, समटाइम्स आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, क्रेडेंशियल्स आपने पूरे नहीं लिए होते, तो इसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये जो है वो इस किस्म की जो चीज़ें हैं, या समटाइम्स जो अल्टरेशंस एम्प्लॉइज़ खुद कर लेते हैं, वो भी इस चीज़ में आती हैं, या फेक सिग्नेचर्स भी हो जाते हैं समटाइम्स, वो भी, ये सारी चीज़ें वाउचिंग में आती हैं। वाउचर्स को एग्जामिन करके आपको पता चलता है कि ये फेक है या नहीं है, या ये सीरियल नंबर इसका फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। लेट्स सपोज एक स्टॉक बुक है, बुक फॉलो होती है एक, जिस जो जब जैसे फॉर एग्जांपल बैंक की अगर मैं आपको मिसाल दूँ, तो बैंक में जो भी ये पे ऑर्डर बनता है ना, या जो भी आपको डीडी इशू होता है, डिमांड ड्राफ्ट इशू होता है, उसकी ना जो स्टेशनरी है वो मौजूद होती है बैंक के सेव वॉल्ट में। जब भी वहाँ से पे ऑर्डर बनना होता है किसी कस्टमर का, तो वहाँ से वो स्टॉक जो है बुक में से रिलीज़ करते हैं। वो स्टॉक बुक जो है उनका जो लीफ होता है वो जाता है वोचर्स में, और वहाँ से वो जो एक इंस्ट्रूमेंट इशू होता है, उस पे फिर जो ऑफिसर होता है, वो जो ऑपरेशंस का ऑफिसर होता है, वहाँ पे उसको पे ऑर्डर बना के देता है कस्टमर को। तो अब वहाँ पे जब ये स्टॉक का जो वोचर है वो अगर पुराना इशू हो गया है, या वो सीक्वेंस में नहीं चल रहा, तो पता चल जाता है कि ये सीक्वेंस डिस्टर्ब हुई है। या जो लीफ है फॉर एग्जांपल, जो आपने इंस्ट्रूमेंट पे ऑर्डर बनाने के लिए जिस पे प्रिंट होता है, उसकी बात कर रही हूँ, ये लीफ जो इंस्ट्रूमेंट होता है बैंक का, वो सेव वॉल्ट में रखा जाता है। तो वो अगर उसमें नंबरिंग आगे पीछे है, तो उसके भी बाकायदा रजिस्टर बनाए जाते हैं, और वो ऑडिटर्स आके वो रजिस्टर चेक करते हैं कि क्या कोई सीक्वेंस जो है वो आगे पीछे तो नहीं। ये इसका पर्पज़ ये होता है कि इसको चीज़ को कंट्रोल में रखना, कि आपकी जो स्टेशनरी है वो मैनिपुलेट ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, गुम ना हो जाए, इस चीज़ के से बचने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की, ये वाउचिंग में आती हैं। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंक्वायरी है। इंक्वायरी में बेसिकली क्वेश्चनिंग है। मतलब आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, पूछते हैं, सवाल पूछते हैं और आंसर लेते हैं डिफरेंट लोगों से। ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, एम्प्लॉइज़ भी हो सकते हैं, और समटाइम्स अगर बैंक की बात करें तो कस्टमर्स भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर कंपनी की बात करें तो आपके जो इंटरनल एम्प्लॉइज़ हैं वो भी हो सकते हैं, और एक्सटर्नल क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं जो जो कि रिलेटेड हों आपके क्लाइंट के ऑफिस से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इस बेसिक इंक्वायरी का पर्पज़ ये होता है कि आप क्रॉस चेक कर रहे होते हैं। एक तरह से ये देख रहे होते हैं कि क्या इनको इंटरनल कंट्रोल्स का पता भी है या नहीं। जैसे अगर आपने सर्विस क्वालिटी ऑडिट का वो लेक्चर सुना हो, तो उसमें वो जो मैडम थी उन्होंने कहा कि
मिस्ट्री शॉपिंग करते हैं, तो मिस्ट्री शॉपिंग करने का क्या पर्पस होता है बेसिकली, वो भी एक ऑडिट की टाइप है ना, उनके डिपार्टमेंट के लिए दैट इज मोर रेलिवेंट। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिस डिपार्टमेंट के लिए जो टेक्निक ज़्यादा सूटेबल है वो अप्लाई कर ली जाती है। ज़रूरी तो नहीं है कि सारी की सारी टेक्निक्स एट टाइम चल रही हूँ। तो अब जैसे सर्विस क्वालिटी डिपार्टमेंट में उन्होंने बताया था कि मिस्ट्री शॉपिंग होती है, मिस्ट्री शॉपिंग वीडियो के साथ भी होती है और विदाउट वीडियो भी होती है, कि उसने जो ऑडिटर आ रहा होता है उसने कैमरा लगाया हुआ होता है और वो आके रैंडम क्वेश्चन करता है, या वो चेक लेके काउंटर पे चला जाता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि जो आपका एम्प्लॉय है वो कैसे बिहेव करता है। तो ये इस किस्म के जो क्वेश्चन आंसर हैं, फॉर एग्जांपल फ़ोन पे आपको कॉल करके पूछा जाता है, आपसे बेसिक जो सवाल जवाब हैं वो किए जाते हैं। तो इसका पर्पज़ ये होता है जस्ट टू मेक श्योर कि इनको चीज़ों का प्रोडक्ट नॉलेज है और इनको चीज़ों के बारे में पता है। तो ये बेसिकली चीज़ें होती हैं। और कंपनीज़ में अगर देखा जाए तो कंपनी में लेट्स सपोज़ अगर ये फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी कॉन्ट्रैक्टर को आपने लार्ज पेमेंट की है, तो ऑडिटर ये सवाल पूछता है कि कौन है, मतलब इस को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये पेमेंट्स को अप्रूव कौन करेगा, इस ये जो साइज़ ऑफ पेमेंट है इसको नेगोशिएट किसने किया है कॉन्ट्रैक्टर के साथ। इन क्वेरी से इस किस्म के जो सवाल जवाब होते हैं उससे ये पता चलता है कि क्या जो पेमेंट की गई है वो ठीक ही गई है। ऐसी तो नहीं कि किसी को गलत पेमेंट कर दी गई हो, या इतनी पेमेंट नहीं, इसमें बार्गेन करने का रूम था और आपने उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया। तो इस किस्म के क्वेश्चन आंसर से पता चलता है, समटाइम्स सवाल जवाब से ही पता चल जाता है इंक्वायरी से, कि आपने इसमें कोई अगर अगर तो प्रोसेस या प्रोसीजर को फॉलो किया गया हो तो फिर तो कोई हिंच नहीं आती। लेकिन अगर कोई ना कहीं दो नंबरी की हो गई हो, तो किसी ना किसी सवाल पे आके वो जो है ना वो स्पीचलेस हो जाते हैं, और मतलब आपस के जो नोट्स हैं वही मैच नहीं करते, कि पहले सवाल का कुछ और जवाब दिया और दूसरे सवाल का कुछ और जवाब है, तो इसमें पकड़े जाते हैं फिर। तो ये भी एक तरीका कार होता है समटाइम्स। तो ये ज़्यादातर सूटेबल, जैसे मैंने अभी आपको सर्विस क्वालिटी की एग्जांपल दी, तो वहाँ के लिए ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट भी लगता है। तो ये चीज़ें हैं, ये बेसिकली हमने कुछ टेक्निक्स देखी हैं। फिर देखो जैसे कोरिलेशन विद अदर इन्फॉर्मेशन, कोरिलेशन इज विद अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप कनेक्ट करते हैं, एक आपने एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लिया एक जगह से, उसको आपने दूसरी जो है वो पार्ट से कनेक्ट करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, अगर मैं लेजर देख रही हूँ डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन का दूसरा एक डेबिट पार्ट है, उसका क्रेडिट पार्ट भी तो कहीं ना कहीं होगा ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देख रही हूँ मैं, तो उसकी डेबिट साइड है, उसकी कोई क्रेडिट साइड भी तो होगी। तो उसकी क्रेडिट अगर उसके अगेंस्ट आपकी फॉर एग्जांपल अगर कैश, मैं एग्जांपल के तौर पे अगर रिपोर्ट करूँ, अगर कैश है तो उसका कैश का भी तो लेजर होगा ना, तो उसमें मैं जाके देखूंगी कि क्या इतनी अमाउंट जो डेप्रिसिएशन की लेजर में डेबिट हुई हुई है, क्या वहाँ क्रेडिट हुई हुई है या नहीं। यानी कि क्रॉस चेकिंग है बेसिकली, आप लिंक देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर काम पूरा हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। फिर समटाइम्स ऑब्जर्वेशन ऑडिटर इस्तेमाल करते हैं, कि जैसे वो इंटरनल ऑडिटिंग का जब वेबिनार हुआ था, तो उन्होंने जब वो एक ब्रांच में गए, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि जब वो किसी ब्रांच, हरीपुर की किसी ब्रांच में गए, तो वहाँ उन्होंने देखा कि कस्टमर जो हैं वो आ नहीं रहे, और कस्टमर जो है वो मतलब अवॉइड कर रहे हैं, और क्यों, और थोड़ी देर होती है तो ब्रांच मैनेजर बाहर जाता है और कस्टमर से बात करके आ जाता है। तो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे जब रिट्रीव की और डिस्कस किया और बात की और पूछा जाके, तो पता चला कि बैंक में, ब्रांच में पैरेलल बैंकिंग चल रही थी, कि वो जो ट्रांजैक्शन या वो जो डीलिंग कर रहे थे वो सिस्टम में से गुजार ही नहीं रहे थे। यानी कि डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल्स की एंट्री सिस्टम में या अपने रिकॉर्ड्स में कर ही नहीं रहे थे वो। तो वो वैसे ही डील कर रहे थे अपनी भाईबंदी की बुनियाद पे, मतलब अंडर द टेबल चीज़ें चल रही थी। तो ये भी समटाइम्स ऑब्जर्वेशन मैटर्स अ लॉट, कि लोग को जो पता होता है ना कि ऑडिटर आ रहा है, तो वो वैसे ही कॉन्शियस हो जाते हैं और अपनी जो चीज़ें और गलतियाँ को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो समटाइम्स ऑब्जर्वेशन भी हेल्पफुल साबित हो सकती है। फिर देखो आखिर आखिर में फ्लो चार्टिंग है। फ्लो चार्ट बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। इसमें जो बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आप एक फ्लो वर्क बना लेते हैं, कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या-क्या काम होते हैं, क्या-क्या वर्क फ्लो फॉलो होता है, क्या-क्या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जो स्टेप्स हैं या जो वर्क फ्लो है वो क्या है, अब उस क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं जो ये प्रैक्टिस करता है डिपार्टमेंट, इनकी पॉलिसी में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। तो वो इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करता है, ऑडिटर समझता है और एक फ्लो चार्ट बना लेता है। जब वो फ्लो चार्ट बना लेता है तो इसका मतलब ये है कि एक उसके पास एक प्रोसेस बन गया। अब उसने जब भी आना है, एक ये सैप की तरह है बेसिकली, स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम की तरह। तो जब भी उसने आना है उसने उसी को फॉलो करना है और उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कंडक्ट करना है, क्योंकि जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होते, वो वही रहते हैं अनलेस कि कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ना हो। तो ये सारी की सारी हमने चीज़ें डिस्कस की। ये कुछ और मेथड्स भी हैं जिसमें टेस्ट चेकिंग है, ये हमने पहले भी बात कर ली, कि जैसे रिकंसिलिएशन है, जैसे ये बैंक के उसमें अकाउंट्स में होता है कैश बुक एंड पासबुक के बेसिस पे। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, वो चेक किए जा सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल टारगेट्स अगर चेक हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर एक सेल्स डिपार्टमेंट में इतना टारगेट है इस ब्रांच का, तो अगर ब्रांच ऑडिट हो रहा है तो फिर ये देखा जाएगा कि क्या ये ब्रांच अपने जो टारगेट्स हैं इनको मीट करती है या नहीं करती। ऑडिटिंग चेक्स हैं, टेस्ट चेक्स चेकिंग है, ये सिनेरियो है। कंप्लीट चेक यानी कि हर ईच एंड एवरी वोचर को आप चेक कर रहे हैं, तो वो है ऑडिट इन डेप्थ है। सरप्राइज चेक आप कर सकते हैं। और मटीरियलिटी है। मटीरियलिटी बेसिकली ये होता है कि आप उन चीज़ों को चेक करें जिनका इम्पैक्ट है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो यूजलेस हों, जिनका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं है। जैसे देखो, अगर एम्बेजलमेंट हो गई है, एम्बेजलमेंट यानी कि फ्रॉड हो गया है कि एक एम्प्लॉय ने जो डेबिट कर लिए पैसे, लेकिन उनको क्रेडिट नहीं किया। क्लियरिंग का चेक था और उसने अकाउंट को से डेबिट कर लिया, लेकिन उसने कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट नहीं किया, ठीक है। अब इस किस्म की ये फंड ट्रांसफर की कोई रिक्वेस्ट थी कि एक कस्टमर के अकाउंट से डेबिट करके दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट करने थे, तो उसने डेबिट तो कर लिए लेकिन उसने क्रेडिट नहीं किए। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, मतलब ये ज़रूरी है जी इस तरह के और एरर्स को आइडेंटिफाई करना। लेकिन जो ऐसी चीज़ें जो क्लैरिकल नेचर की हैं, जो जिनसे इतना इम्पैक्ट नहीं आता, ये इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उन चीज़ों पे टाइम ज़ाया करने की ऑडिटर को ज़रूरत नहीं होती। तो ये इस मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट को कि वो चीज़ों को ऑडिट किया जाए, उन चीज़ों को देखा जाए जो कि इम्पोर्टेंट है। तो मटीरियलिटी इस सिनेरियो में हमने यहाँ पे पॉइंट को शामिल किया है अपने अदर मेथड्स में। तो ये भी कुछ तरीक़ेकार हैं जिनके थ्रू ऑडिट जो है कंडक्ट, वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं बेसिकली, जो ऑडिटर एज ए मैन जो भी सूटेबिलिटी होती है उसके हिसाब से वो सेलेक्ट कर लेता है। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हमने पढ़ी। ये जो अभी ऑडिट के जो अकाउंटिंग एरर्स हैं, ये रिलेट करते हैं ट्रायल बैलेंस से, और ये इस पे हेफ्टी डिस्कशन जिस तरह भी हमने पिछले पॉइंट्स पे की है उसी तरह इन पे भी करेंगे हम, लेकिन अभी में नहीं करेंगे, इसको हम अगले सेशन के लिए रोक के रखेंगे, ताकि अब नेक्स्ट सेक्शन में इसको मैं इकट्ठा इस टॉपिक को कवर करूंगी कि ट्रायल बैलेंस के कौन से एरर्स हो सकते हैं और वो कौन से एरर्स होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। इन ये अकाउंटिंग एरर्स हैं बेसिकली। तो इसको हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की, ऑडिट टेक्निक्स और ऑडिट एविडेंस, कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उस पर बात कर लेते हैं। समझ में आ रही हैं चीज़ें? यस यस मैम। मैम। मतलब वोचर वोचर एक्सक्यूज मी मैम। जी बताइए। मैम इंक्वायरी का थोड़ा बता दें, वो जो सवालात और जवाबात का आपने बताया था वो किस तरह से एम्प्लॉय के दरमियान जो करते हैं। इंक्वायरी का मतलब ये होता है कि जैसे क्वेश्चन आंसर है ना, जैसे लेट्स सपोज कि ये अगर फॉर एग्जांपल कि ये परचेजेस हैं, लेट्स सपोज ये, या हमें एक बड़ी अमाउंट है उसका, उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो वो भी ये पूछते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से लिया है, इसको अप्रूव करने वाला कौन था, ये सुपरवाइजर कौन है, किसने निगोशिएट किया है। इस किस्म के सवालों से जो डिफरेंट लोगों से पूछे जाते हैं, अगर तो ऑर्गेनाइजेशन सही प्रोसेस फॉलो कर रही होती है तो सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो भी उस प्रोजेक्ट को डील कर रहा है लेट्स सपोज, तो वो सेम पेज पे होते हैं। लेकिन अगर कोई इसमें दो नंबरी हो या कोई ऐसा मैनिपुलेशन के चांसेस हों, तो फिर जो स्टेटमेंट होती है ना वो मैच नहीं करती। तो ये इस पर्पज़ ये होता है कि अगर कोई इसमें से फॉल्सिफिकेशन है या कोई मैनिपुलेशन है तो वो आप पकड़ लेते हैं। ये भी इस इंक्वायरी का पर्पज़ ये होता है कि आप जैसे नहीं होता किसी को इंक्वायर करते हैं, उससे आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई अपना एनालिसिस फिर देखते हैं कि ये बात जो है ये हमें बता रहे हैं ये ठीक है या नहीं है। उनके सवालों की जो नेचर है उससे पता चल जाता है आपको कि ये बंदा ठीक बात कर रहा है या नहीं। क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, वही सवाल आपने जो एक एम्प्लॉय से किए, सीनियर ऑफिशियल से किए, फिर आप किसी जूनियर से पूछ लेते हैं, तो जो दोनों की स्टेटमेंट्स फिर देखते हैं, मैच करते हैं। तो अगर तो प्रोसेस सही फॉलो हुआ होता है, इंटरनल कंट्रोल्स जो है वो एक्सरसाइज हुए भी होते हैं, तो दोनों पार्टीज़ का जो रिस्पॉन्स है वो सेम होता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं और जो उनकी स्टेटमेंट्स में आगे पीछे बात है, कोई फ़र्क है, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई हिंच है बीच में। फिर ऑडिटर उसको एक्सप्लोर करता है और देखता है कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो इस तरह से एरर्स हाईलाइट होते हैं। और नॉर्मली एम्बेजलमेंट के जो रिलेटेड एरर्स होते हैं ना, वो ऐसे ही हाईलाइट होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं 2014 की बात है, जेएस बैंक में मैं काम करती थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे बड़े अच्छे एक मैनेजर थे, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर थे। तो हुआ ये कि मतलब बड़े अच्छे, बड़ा मतलब ही वाज वेरी फेमस इन द बैंक, कि बड़े ही इज़ वेरी सीनियर, जो भी गो टू पर्सन थे, जो भी प्रॉब्लम होती थी तो उनसे ही हम लोग जो है वो हेल्प लेते होते थे कि अब क्या करें इसके बारे में। अच्छा, तो हुआ ये कि उनके एक दफ़ा क्या हुआ कि उनकी, चूँकि वो ही वाज़ अ सुपरवाइज़र लेवल था, सुपरवाइज़री लेवल था कि कैशियर जो भी ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, वो उसको बैंक में हमेशा ड्यूल कंट्रोल होता है, ताकि जो इस किस्म की कंट्रोल है वो मेंटेन रखे जा सकें और कोई इस तरह की मैनिपुलेशन ना हो, फंड्स की एम्बेज़लमेंट ना हो।
तो हुआ ये कि वो बैलेंस करते होते थे कैश, डे एंड पे ऑपरेशन मैनेजर थे, उनका कैशियर बैलेंस करता था और वो सुपरवाइज करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनकी फैमिली में ना उनकी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और एकदम से उनको ऑपरेट करना पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट हुई। उनको चाहिए थे पैसे, 2 या 3 लाख रुपए चाहिए थे। तो उन्होंने जो है इमरजेंसी थी और उनके पास थे नहीं अवेलेबल, तो उन्होंने सोचा कि मैं जाके बैंक से निकलवा लूँगा, अभी इमरजेंसी है, रात में तो बैंक बंद हो जाता है। तो अब हमने तो खाते तो सारे क्लोज़ कर दिए हैं, कैश बुक लिखी गई है। तो अब अगर मैं 2 लाख रुपए जो है वो अपने अकाउंट में डेबिट कर लेता हूँ, तो उससे ये होगा कि कल सुबह आते ही मैं पहली ट्रांज़ैक्शन में उसको क्रेडिट कर दूँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो हुआ ये इत्तफ़ाक़न कि जब उस साल का ऑडिट आया, तो उस ऑडिट में ऑडिटर्स ने उस दिन के वोचर्स में ये गलती पकड़ ली। अच्छा, जब ये गलती पकड़ ली तो अब ज़ाहिर है कि सारी टीम इकट्ठी इसमें इन्वॉल्व थी। सबकी ऑब्वियसली जब तक कैशियर ना माने, जब तक आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो ये तो इस तरह का फ्रॉड या एम्बेज़लमेंट तो नहीं कंक्लूड हो सकती। तो जब उन्होंने प्रॉबिंग शुरू की, उस पे इंक्वायरी हुई, उस पे जो उस वक़्त के जो वो बॉम्ब थे हिमसेल्फ, उनको क्वेश्चनिंग उनके साथ की गई कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे? उन्होंने अपनी एक जो फर्ज़ी हाइपोथेटिकल स्टोरी सुनाई। अच्छा, उसी तरह उसको उसके एक कैशियर को बुलाया, उससे सवाल-जवाब हुए, तो उसने अलग स्टोरी सुनाई। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये हुआ कि डिफरेंट इंक्वायरीज़ की बेसिस पे उन्होंने ये जो सच तक वो पहुँच गए और पता चल गया कि ये जो कल्प्रिट है वो कौन है, और फिर उनको बैंक से टर्मिनेट कर दिया गया था। तो ये बेसिक मैं आपको सारी स्टोरी सुनाने का पर्पज़ ये है कि समटाइम्स इंक्वायरी गिव्स यू इंडिकेशंस। इंक्वायरी से भी आपको पता चल जाता है कि क्या इस यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन या एम्बेज़लमेंट या इस किस्म की कोई चीज़ हो रही है, कोई दो नंबरी तो नहीं हुई। ऐसा तो नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया है वो किसी अपने इंटरनल बंदे को दे दिया गया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कमीशन के चक्कर में। तो ये होता है बात, क्योंकि जो कंपनीज़ होती है ना मोस्ट प्रोबेबली, उसमें अगर आप देखें, आपको अगर एजेंसी थ्योरी याद हो, आपने पढ़ी हो फाइनेंस में, तो उसमें ये कहा जाता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स के एजेंट होते हैं, शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट का काम मैनेज करना होता है अफेयर्स को, और शेयर होल्डर्स के पैसे को वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट और मैनेजर्स का इंटरेस्ट ये होता है कि हम हमारे जो पर्क्स हैं, हमारी सैलरीज बढ़ती रहे, हमें कमीशन मिलता रहे, हमें बोनसेस मिलते रहें, और शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट ये होता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो। तो ये एजेंसी का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये जो जितनी भी हमने टेक्निक्स पढ़ी, ये हमारे इन इन चीज़ों को हाइलाइट करने के लिए कि कहीं पे कोई इस किस्म की मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही। तो ऑडिटर जैसे उसको जो चीज़ सूटेबल लगती है जिस सर्कमस्टांसेस में, वो उसको यूज़ कर लेता है। तो ये सारी की सारी मैंने आपको सुना दी कहानी, जो मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी था और जो इस टॉपिक से रिलेट भी कर रही थी चीज़। आई होप कि अब समझ में आई होगी। यस मैम। ठीक है, तो ये जो अगला पॉइंट है ये भी इसी तरह की Yes, ma'am. डिस्कशन इसको भी रिक्वायर्ड है। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम पढ़ेंगे और डिटेल में तसल्ली से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होपफुली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, आज तो वैसे ये 18 तारीख है ना आज? 18 तारीख है कि 19 यस तारीख है? मैम 19 तारीख है। मैं 19 एक्सपेक्ट कर रही तारीख है। हूँ कि मे बी शायद अगले हफ्ते यस हमारा मैम, 18 है 18 है। अच्छा मैम ठीक है, 18 है। हो सकता है नवंबर के एंड में हमारे जो मिड टर्म्स हैं वो स्टार्ट हो जाएँ, तो जो हमारी आखिरी जो वीक होगा ना, मे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में हम डिसाइड करेंगे कि कितना जो हमने चैप्टर्स हैं वो इंक्लूड करने हैं मिड के लिए। ठीक, कोशिश मैम करेंगे। ओके मैम। जी बताइए। मैम कंफर्म है पेपर ऑनलाइन होंगे? अभी तक तो ऐसी बात है, मतलब देख लो ना कि जो पॉलिसी आती है मेन से, ये जो मैनेजमेंट ने जी डिसाइड मैम, करती है, कंफर्म है। तो हम वही फॉलो करते हैं। मैम अब जैसे कब से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं मिड्स? सुना है 30 कि से। नवंबर 31 नवंबर को। हाँ, सुना है कि नवंबर एंड में स्टार्ट है। तो ये जी है। मैम। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में आपने याद कराना है, हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या कोर्स हमने मिड के लिए डिसाइड करना है कि कितने चैप्टर्स उसमें आने चाहिए। ठीक है, तो एक ठीक तो है ये मैम। अच्छा, अब इसको तो मैम ये आज के जो टॉपिक डिस्कशन थी इसको तो यहाँ पे रोकते हैं। अब मुझे आपने बताना है कि वो जो मैंने आपको वीडियो का लिंक भेजा था वो आपने देखी थी। बेसिकली वो एक जो वीडियो मैंने आपको भेजी थी उसका पर्पज़ ये था कि एक पिक्टोरियल सी जो सारी सिचुएशन थी वो आपको दिखा दी जाए। मैं आपको 1 मिनट, जस्ट अ सेकंड। उसको एक दफ़ा देखते हैं और फिर हम उस पे अगर कोई चीज़ ऐसी हो, क्योंकि मुझे लगता है हमने उस पे बात तो की हुई है, डिस्कशन तो उस पे हुई हुई है, तो एक दफ़ा देख लेते हैं उसको। जस्ट अ सेकंड, जिसकी तो वन बाय वन इस पे हम उसको देख लेंगे। जो भी हमारा आर्टिकल है, किसी दिन आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे, किसी दिन जो ये हमारी जो मैम आज के लिए 2 मिनट की वीडियो है, कुछ भी नहीं होता। बाद में मैं मैम तो मेरे पापा वेट कर रहे हैं।
बात सुनो, 8 उनको बताओ कि मेरी मामा का 8:20 तक हमारी क्लास है, अभी हम वीडियो देखने लगे हैं। ठहरो मैं दिखाती हूँ, इट्स वेरी गुड। यस मैम, पढ़ाएं। नो मैम। आप पास, ये स्पिरिट होनी चाहिए। ये कौन बोला है? मैम मदीहा। हाँ, ये स्पिरिट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अभी हम इसको, जस्ट अ सेकेंड, आप मुझे 1 मिनट दें, मैं देखती हूँ कि ये है कौन सी। ठीक है मैम। आई थिंक कि ये ही है, जस्ट अ सेकेंड। अगर ये चल पड़ी तो मुझे तो चांद शो हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट में शेयर करती हूँ, देन यू विल बी एबल टू सी इट। ये देखो, ये वाली वीडियो है जो मैं कह रही हूँ। ये दिख रही है आपको? आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। मैम आवाज नहीं आ रही। जस्ट 1 मिनट ठहरो। अब आ रही है? नो मैडम। मैम। अभी भी नहीं आ रही। नहीं आ रही मैम। अच्छा मैम ये कल पढ़ा देना, मैंने वापस अपने गाँव जाना है। अच्छा, देखो ये इसका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, इसको आपने देखना है। आपने बस ये मुझे देख के इसको, इसका जो मेन थीम है ना, मैंने जो बताने के, अब ये इसकी पिक्चर तो शो हो रही है ना, तो मैं ठहरो जरा, मैं जो चीज़ बताना चाह रही हूँ, ये देखो, ये जो इसका प्रोसेस है ना, इसको अंडरस्टैंड कर लेना कि क्या है। ये हमने डिस्कस किया हुआ है, इसको एक दफ़ा ज़रा सुन लेना। ये 2 मिनट 50 सेकेंड की वीडियो है, इसको देखना। ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। अगर आपको लगे कि ये चीज़ हमें क्लास में डिस्कस करने की ज़रूरत है तो आपने मुझे बताना है, अदरवाइज इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है? ओके मैम। अब तो आप, ये अब आपके ज़िम्मे है, आपकी ज़िम्मेदारी है। अगली क्लास में पूछूंगी कि ये क्या प्रोसेस था, ठीक है? और अगर नहीं बताया तो फिर क्लास में ठीक है मैम। देखा करेंगे, फिर क्लास में डिस्कस मैम किया आर्टिकल करेंगे। कब पढ़ेंगे? आर्टिकल हम इसी तरह, जिस तरह आज इस वीडियो की बात की है और आपको मैंने कहा है ना, ये होमवर्क है आपका कि आपने इसका जो प्रोसेस है इसको ड्रॉ कीजिएगा और इसको सुने कि ये क्या कह रहा है, और ये क्या वही बात हो रही है जो हमने डिस्कस की थी फर्स्ट लेक्चर में। तो ये एक तो वो आपके लिए है, और फिर जो आर्टिकल है हम उसको अगली क्लास में, हर एक क्लास में हम कोई एक वीडियो या कोई एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ताकि हम जो लेटेस्ट अपडेट्स है ना इस वक्त मार्केट में चल रही, उनसे भी हम वो रहें, वो भी हमारी नॉलेज में रहें। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही उससे कट ऑफ हो जाए, तो वो भी रखेंगे साथ साथ। और ये इस तरह जो हमारे चैप्टर्स में, जो बुक्स में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको तो हम कर ही रहे हैं डिस्कस 1 बाय 1, ठीक है? ठीक है मैम। यस तो मैम। ये आपने देखनी है ओके मैम। लाजमी। इसका जो प्रोसेस है, देन आई आस्क फ्रॉम यू इन द नेक्स्ट क्लास में, पूछूंगी आपसे, ठीक है? ठीक इंशाल्लाह। है मैम। चलो अभी इसको क्लोज करते हैं, अपना ख्याल रखें, और ये रिकॉर्डिंग आई शेयर विद यू। मैम अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यस मैम, अपनी दुआ में याद रखना। जी जी ज़रूर, इंशाल्लाह।